तो कल हमने पढ़ा था महाजनपद काल। महाजनपद काल में हमने कल 16 महाजनपदों के बारे में जाना था। पूरे भारत का मैप बना के हमने एक एक महाजनपद कहाँ कहाँ पर है इस चीज़ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने हर एक महाजनपद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं और कुछ कहानियाँ, ठीक है, उस महाजनपद के बारे में जो साहित्यिक स्रोतों में हमें पता चलती हैं, तो उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। तो आज हम महाजनपद काल में ही अगला जो पार्ट है उसको शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा मगध का उत्कर्ष। तो देखो, हमने कल 16 जनपद पढ़े थे, ठीक है। गांधार से शुरू करी थी हमने, अंग, अवंती और मत्स्य, ठीक है, यहाँ तक के ये सारे हमने पढ़े थे, ठीक हो गया। तो इस टोटल जो 16 महाजनपद थे, तो इन महाजनपदों में से एकमात्र जनपद जो है मगध, महाजनपद मगध, वो ऐसा जनपद रहा कि इसने इन सभी जनपदों को अपने अधिकार में ले लिया। इन सभी 16 महाजनपदों का नियंत्रण जो है वो मगध ने किया बाद में। मतलब स्टार्टिंग में नहीं, धीरे 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 मगध ने सारे राज्यों को या सारे महाजनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। और आपने कल भारत का मैप देखा था, उसमें आपने उन 16 महाजनपदों को भी देखा था। तो मगध जनपद या मगध राज्य एक बार इतना बड़ा हो गया था कि इसका विस्तार जो है भारत के मैप में आपने जहाँ जहाँ पर वो सब चीज़ें देखी, मतलब महाजनपद देखे थे, उन जगहों तक इसका राज्य हो गया था। कहने का मतलब 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद उभर के आया कौन? मगध। अब ये जो मगध है, इसी ने क्यों तरक्की की और यही मगध जनपद जो है इन 16 जनपदों में सबसे आगे क्यों बढ़ा? इसका कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा भाई। ऐसे तो अंग भी आगे बढ़ सकता था, मत्स्य भी आगे बढ़ सकता था, और आपका गांधार भी आगे बढ़ सकता था, कोई भी राज्य आगे, कोई भी महाजनपद आगे बढ़ सकता था। मैं राज्य शब्द बोल रहा हूँ, राज्य का मतलब महाजनपद, ठीक है। तो कोई भी महाजनपद आगे बढ़ सकता था लेकिन बाकी 15 आगे नहीं बढ़ पाए, एक मगध ही आगे बढ़ पाया। तो इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे जो है बहुत सारे कारण थे। अगर उन कारणों को अगर हम लोग देखें तो पहला कारण है भौगोलिक कारण। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। तीसरा कारण है आपका राजनीतिक कारण। चौथा कारण है आपका सांस्कृतिक कारण। तो इन 4 कारणों से मगध जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य बनकर सामने आया। चलो, अब ये जो 4 कारण हैं इनको हम देखते हैं पहले। इन 4 कारणों में अलग अलग पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अगर जैसे तुम में से कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है तो उसमें आपको पूछ सकता है कि मगध राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो यही 4 कारण हैं, इनके अंदर आपको पॉइंट बना के लिखने होंगे। बाकी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उनमें इन्हीं के बीच से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, भौगोलिक कारण में पहला कारण क्या था कि मगध की राजधानी जो है वो थी गिरिवज्र। क्या थी? गिरिवज्र या फिर राजगिरा। गिरिवज्र, राजगिरा, ये राजधानी थी, ये एक ही नाम में। तो ये राजधानी जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों के बीच में थी। 5 पहाड़ियों के बीच में घिरे होने का क्या मतलब है कि राजधानी जो है सुरक्षित थी। अगर शत्रु आक्रमण भी करता था
तो ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि यहाँ पर राजधानी है, इसके बगल में एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है। तो जैसे शत्रु यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता था तो ये पहले से यहाँ क्या होते थे, यहाँ बैठे होते थे, यहाँ से पत्थर मार करते थे तो इनको भगा देते थे। अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो बाद में राजधानी बनी वो बनी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में ये नदी नदी के किनारे स्थित नगर था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, नदी दुर्ग बनाया, मतलब नदी को पार करके आना पड़ता था शत्रुओं को। तो सबसे पहला तो यही इनका खास बात थी कि इनका दुर्ग जो था वो क्या था, सुरक्षित था, बहुत ज़्यादा अभेद्य था। ठीक है। दूसरा, ये जो मगध है, ठीक है, इसकी अगर भौगोलिक स्थिति तुम लोग देखोगे तो भौगोलिक स्थिति में गंगा, यमुना, पुनपुन, ठीक है, इस तरह की जो नदियां हैं, ठीक है, इन सब नदियों के बीच में सोन हो गई, गंडक हो गई, ठीक है, ये सारी, यमुना नहीं कहेंगे इसमें, गंगा और यमुना मिलके गंगा हो गई, ठीक है, तो गंगा हो गई, गंडक हो गई, सोन हो गई, पुनपुन हो गई, ये जितनी भी सहायक नदियां हैं गंगा की, उन सब नदियों के क्षेत्र में जो है ये बसा हुआ था। तो इसलिए इसने क्या किया कि नदी जलमार्ग बनाए, नदी जलमार्ग बनाए। अब जैसे इनको राज्य के लिए लकड़ी लानी है तो नदी में डाल दिए, ठीक है, और जो है जहाँ से इनको लकड़ी के गिरटे उठाने वहाँ से उठा लिए। तो इन नदी मार्गों का इन्होंने क्या किया, नदी जो जलमार्ग थे इनका प्रयोग इन्होंने यातायात के लिए किया, सामान ले जाने के लिए किया और सैन्य संचालन के लिए भी किया। तो खर्चा बच गया इनका। दूसरा, ये जो प्रदेश था मैंने आपको बताया, गंगा है, पुनपुन है, ठीक है, सोन है, इस तरह की जो नदियां हैं, इन नदियों के जहाँ बेसिन में ये राज्य बसा हुआ था, यानी कि ये सारी नदियां इस राज्य से बहती थी। तो इसलिए यहाँ जो है कृषि की क्या थी, कृषि की आदर्श दशाएं थी। तो एक कारण ये भी था। अब कृषि की आदर्श दशाएं होंगी तो यही आर्थिक में भी आ जाएगा अभी। तो अब यहीं से हम आर्थिक कारण शुरू करते हैं। तो कृषि की आदर्श दशाएं थी तो यहाँ पर क्या होती थी, धान की रोपाई लगाई इन लोगों ने, धान की रोपाई लगाई तो धान ज़्यादा उत्पन्न हुआ, ठीक है। दूसरा, नदियों के क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टी होती है आपकी, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अवसादी मिट्टी। तो ये मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक तो मिट्टी वैसी उपजाऊ थी, दूसरा धान की रोपाई लगा दी तो क्या हो गया, आपका धान खूब सारा पैदा हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जब भाई अब धान खूब हुआ तो यहाँ जो है ज़्यादा लोग आके बसने लगे। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ गई भाई। जब जनसंख्या बढ़ गई और सारी जनसंख्या का जो है वो पेट भरा हुआ था, मतलब खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी उन लोगों को। तो जब जनसंख्या क्या के पास क्या होता है, भोजन की आपूर्ति की सुनिश्चितता होती है, मतलब आदमी को अगर खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती है तो फिर आदमी क्या करता है, अपना काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक और चीज़ हुई, जो शिल्प कला है, ठीक है, वो यहाँ की जो है उसमें क्या आई, विशेषीकरण आया, विशेषित मतलब एक तरीके से इसमें प्रोफेशनलिज्म आया, प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम करने लगे। अच्छा, जब शिल्प में विशेषीकरण आया तो क्या हुआ, इनका व्यापार बढ़ गया, व्यापार बढ़ा तो क्या हो गया, राजा का कर बढ़ गया, यानी कि राजा की आय बढ़ गई। अच्छा, दूसरा, जनसंख्या बढ़ी तो सैनिक भी बढ़ गए, यानी कि राजा की सैन्य ताकत भी बढ़ गई। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोहे की खान, ठीक है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली तो इन्होंने क्या किया, लोहे के हथियार बनाए, ठीक है, लोहे का हल बनाया, जिसकी वजह से क्या हुई, गहरी जुताई हुई, ठीक है। गहरी जुताई होने से भी क्या हुआ, आपका जो फसल है वो ज़्यादा बढ़ गई, उत्पादन ज़्यादा हो गया। नदियों के बीच में था
इसलिए सिंचाई की भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से इस क्षेत्र में कृषि की आदर्श दशाएं होने से, लोहे और तांबे की खान होने से, लोहे और तांबे के हथियार बनाए। अच्छा, नदियों के क्षेत्र में था तो क्या हुआ, अच्छे से रोपाई हुई, अच्छे से आपका सिंचाई हुई। तो इसकी वजह से लोग जो है, जैसे आज भी होता है कि लोग पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ आते हैं, शांतिपुरी किच्छा तराई वाले क्षेत्र में लोग क्यों बसे हैं, खेती करने के लिए। तो यही इसी तरह से उस समय भी लोग जो है इस मगध में आए। अब उन्होंने खेती की, उनके पास भरपूर भरपेट खाने के लिए जो है अन्न था, तो वो अपना काम, चाहे वो कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो उसको और अच्छे से करेगा, है ना। और कोई जो है वो हथियार बनाने का काम कर रहा है तो उसको और अच्छे से करेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, इनके पास जंगल खूब थे, इसके आसपास जो है जंगल खूब थे। तो जंगल खूब होने से क्या हुआ भाई, जंगल होने से क्या हुआ कि आ, इनके पास जो है आपका जंगल की जो लकड़ी है, लकड़ी की कमी नहीं रही। लकड़ी की कमी नहीं रही तो इन्होंने क्या किया भाई, अच्छी किस्म की जो व्यापारिक चीज़ें हैं, लकड़ी से अच्छी किस्म की इमारती लकड़ी बनाई, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपका नाव अच्छी बनाई। उस समय नाव वगैरह का भी व्यापार होता था। तो जंगल है, उसमें अच्छी लकड़ी है, तो अच्छा सामान बनाया, तो अच्छा रेवेन्यू इनको मिला, ठीक है। और अच्छी लकड़ी से अच्छे रथ बनाए, ठीक है। तो उसे, और एक तरीके से राजा की जो शक्ति है वो भी बढ़ी। अब इन जंगलों में हाथी भी रहते थे, तो ये हाथी इन्होंने अपनी सेना में शामिल किए, जिससे इनकी जो शक्ति थी वो और बढ़ गई। अच्छा, तो ये तो हो गए आपके मेन चीज़ें। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, मुद्रा का प्रचलन था यहाँ पर। मुद्रा का प्रचलन, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, जब हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे इनका तो वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन से सिक्के मिले थे, पंचमार्क सिक्के मिले थे। पहली बार भारतीय इतिहास अभी तक आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर सिक्कों की बात हो रही है, इससे पहले मुहरों की बात होती थी। ये जो पंचमार्क सिक्के थे ये किसके बने थे, चांदी के बने थे। आज ही याद कर लेना इसको, कल के लिए मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर क्या था, व्यापारिक श्रेणी। व्यापारिक श्रेणी, तो व्यापारिक श्रेणी का अस्तित्व में आया यहाँ पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई व्यापार करने वाले लोग जो है वो राजा का ख्याल रखते थे, राजा को कर देते थे और राजा उनके लिए स्पेशल सुविधाएं देता था। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे सिक्कों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, या सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्टेमिटिक्स। न्यूमिस्टेमिटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या, आर्थिक कारण। तो भौगोलिक कारण हमने देखा, आर्थिक कारण हमने देखा। आवाज आ रही है भाई मेरी। राजनीतिक कारण, अब जो राजनीतिक कारण है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखो 16 महाजनपद थे, उनमें से 15 महाजनपदों को इसने जीता। तो यहाँ पर कुछ न कुछ खास बात तो रही होगी राजनीतिक तौर पर भी, इसीलिए तो ये शक्तिशाली रहा, ठीक है। तो जब कोई राजा अगर दूसरे राज्य को अपने अधीन करने की सोच रखता है, आक्रामक रहता है, उसकी महत्वाकांक्षा रहती है, तो क्या होता है, वो जाहिर सी बात है कि वो क्या करता है, आपका तरक्की करता है। तो देखो राजनीतिक कारण में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक के बाद एक योग्य शासक आए, यानी कि योग्य और महत्वाकांक्षी शासकों की क्या रही यहाँ पर, निरंतरता रही। दूसरा, इन्होंने क्या किया, कूटनीतियों का प्रयोग किया। कूटनीतियों का प्रयोग किया, इससे पहले मैंने क्या बोला, महत्वाकांक्षी राजाओं की निरंतरता। तो इन्होंने कूटनीति क्या अपनाई, इन्होंने कहा भाई, इन्होंने वैवाहिक नीतियाँ अपनाई। कल के लेक्चर में भी आपने पढ़ा, अभी आगे भी बताएंगे, वैवाहिक नीति अपनाई, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है मित्र की नीति अपनाई थी। पुष्कर सारिन के पास इन्होंने भेजा था जीवक को, ठीक है। अच्छा, और उधर गांधार में दूत भेजा था।
ठीक है। आक्रामक नीति भी अपनाई, जैसे इन्होंने अंग के ऊपर जो है आक्रमण किया था, ठीक है, तो अंग। इसके अलावा इन्होंने फूट डालने की नीति भी अपनाई थी, दो राज्यों में फूट डाल दो, ठीक है, तो भी जो है ये फ़ायदा उठा लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से दो नीति, ये चार नीतियाँ जो हैं, या चार प्रकार की कूटनीतियाँ जो है इन्होंने चलाई। अच्छा, इनके समय में कुछ कूटनीतिज्ञ इनके साथ थे, मगध के राजाओं के नाम के साथ। सनिधि नाम का एक कूटनीतिक था, और एक दीर्घचारण करके एक था, ठीक है। तो ये जो है आपके दो जो अ, कूटनीतिज्ञ थे, ये बिंबिसार के समय में थे। उसके बाद एक और कूटनीतिज्ञ हुआ जिसका नाम था वत्सकार। तो वत्सकार आपका अजातशत्रु के समय पर हुआ, तो इसने जो है वज्जी जीतने में सहायता की थी। ये दोनों इतने खतरनाक थे, सुनिधि और दीर्घचारण। इन्होंने बिंबिसार से कहा कि तुम बिंबिसार बन के अगर जाओगे तो कभी जीतोगे नहीं। तो बिंबिसार इस बात को समझ गया। बिंबिसार ने क्या किया कि वैवाहिक नीति अपनाई, तो दामाद बन के गया, तो दहेज में बनारस में और काशी मिल गया। तो इस तरह की नीति इन लोगों ने अपनाई। अच्छा, दूसरा जो है, इनकी जो सैन्य शक्ति थी, ठीक है, वो क्या थी, इन लोगों ने क्या इन लोगों का विश्वास क्या था कि सैन्य शक्ति के दम पर ही युद्ध लड़ा जा सकता है, अर्थात सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता पर इन्होंने क्या किया था, विश्वास किया था। अंग अवंती को इसी से जीता था। हालांकि मगध ने जब अंग और अवंती को जीता तो अपनी अच्छी सेना के दम पर ही जीता, वरना अंग और अवंती दोनों के पास खाने थी, दोनों के पास हथियार थे धातुओं के, लेकिन फिर भी जो है ये जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि इनकी सेना जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, किसकी? मगध की। इसके बाद अगला जो कारण आता है वो आता है सांस्कृतिक कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल हमने पढ़ा। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो स्रोत हैं, यानी कि वैदिक साहित्य के जो स्रोत हैं, उसमें क्या कहा गया था? अंग और अवंती को क्या कहा गया था? सुदूर प्रदेश कहा गया था। सॉरी, मगध और अंग और अवंती को क्या कहा गया था? सुदूर प्रदेश कहा गया था। तो ऋग्वैदिक काल में भी यहाँ तक जो है आर्य नहीं पहुँच पाए थे, और उत्तर वैदिक काल में भी यहाँ तक आर्य नहीं पहुँच पाए थे। ऋग्वैदिक काल का विस्तार और उत्तर वैदिक काल का विस्तार मैंने आपको उसी चैप्टर में कराया है, मैप में देखना आप, ठीक है। गंडक नदी तक और विस्तार हो गया था कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में कहाँ तक था? सरस्वती नदी तक। विदेत माधव की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, जिसे मुँह से आग का गोला निकला था, तो गंडक तक जो है जंगल को वो जला के लाया था। तो उत्तर वैदिक काल में भी जो है आर्य मगध तक नहीं पहुंच पाए थे। तो यानी कि जब वैदिक काल खत्म हुआ उसके बाद जो है आर्य कहाँ पहुंचे? मगध पहुंचे, ठीक है। तो आर्य जो है जब महाजनपद काल शुरू हुआ तो उसी समय के आसपास, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि मगध में आर्यकरण जो है कुछ समय पहले ही हुआ था, या हाल हाल में ही हुआ था। आर्य वहाँ तभी पहुंचे थे, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर धार्मिक जकड़न नहीं थी। जैसे आपने उत्तर वैदिक काल में देखा भाई यज्ञ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगे थे? बड़े होने लगे थे, और यज्ञों में बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना पड़ रहा था, यज्ञों में बहुत ज़्यादा बलि देनी पड़ रही थी, और आपका यज्ञ जो है साल साल भर चलने वाले, 4-4 महीने चलने वाले, अमावस्या को अलग यज्ञ, पूर्णिमा को अलग यज्ञ, इस तरह की जो घटनाएं काम करने पड़ रहे थे वैदिक यानी कि आर्यों को, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं थी अभी फ़िलहाल। आर्यों में तो थी, लेकिन वहाँ के जो लोग थे मगध के, उनमें नहीं थी। तो और जगहों की जगह या और जनपदों की अपेक्षा इस जनपद में धार्मिक जकड़न क्या थी? कम थी। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि भाई वैदिक काल के लोग क्या कहते थे? समुद्र पार करना जो है वो पाप है, ऋण देना पाप है, बाहर जाना पाप है, बाहर खाना पाप है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ के लोग जो थे वो कैसे थे? स्वतंत्र विचारधारा के लोग थे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग थे। यहाँ पर धार्मिक जकड़न नहीं थी, इसकी वजह से भी इन लोगों ने तरक्की की। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका मगध साम्राज्य जो है वो आगे बढ़ा। अब आते हैं मगध के बारे में बात करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मगध ने तरक्की की। तो मगध में कितने राजवंशों ने राज्य किया, कैसे कैसे मगध ने तरक्की की, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मगध में सबसे पहले जो है राज्य किया बृहद्रथ बृहदत्त वंश ने। उसके बाद आया हर्यक वंश, इसके बाद आया शिशुनाग वंश, इसको कई बार हम लोग नागवंश भी कहते हैं। इसके बाद आया नंद वंश, इसके बाद आया आपका मौर्य वंश। तो ये 5 वंश हैं जिन्होंने क्या किया था, मगध पर साम्राज्य किया था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से किस एक वंश ने मगध पर राज्य नहीं किया, या किस एक वंश ने मगध पर राज्य किया। ठीक है, तो ये 5 वंश थे जिन्होंने राज्य किया। अच्छा, इसके बाद जो है बृहद्रथ वंश जो है, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली है, पुराणों से और महाभारत से। इन दो से हमें क्या मिली है, यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक बृहद्रथ नाम का राजा था, उसके बारे में जानकारी मिली है। तो इसलिए हमने मतलब इतिहासकारों ने इस वंश को क्या नाम दे दिया, बृहद्रथ वंश नाम दे दिया। हर्यक वंश जो है, इसमें जो है 5 राजा रहे। ठीक है, 5 से भी ज़्यादा ही रहे। ठीक है, मेरे ख्याल से 6 राजा होने चाहिए। 6 राजा हैं। ठीक है, तो बिंबिसार, एक बिंबिसार हैं, एक बिंदुसार हैं। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, मौर्य वंश में। फिर आए आपके अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद आए आपके उदाइन, उदाइन के बाद आपके आए मुंडक। ठीक है, नहीं सॉरी, मुंडक से पहले आए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध या अनिरुद्र। इसके बाद आए मुंडक, और फिर मुंडक के बाद आया आपके नागदशक, नागदशक, या कई बार इसे नागदर्शक भी कहा जाता है। तो ये हो गए। तो देखो भाई, मगध के 2 वंश हमने अभी तक देखे। तो बृहद्रथ वंश के बारे में हमें जो है पुराणों से और महाभारत से जानकारी मिलती है। इसका पहला शासक बृहद्रथ था। इसके बारे में, इस वंश के बारे में इतना ही हमें पता है। उसके बाद हर्यक वंश में जो है बिंबिसार जो है पहले राजा थे, अजातशत्रु बने, फिर उदाइन बने, फिर आपका उदाइन को उदयभद्र भी बोला जाता है, फिर आपके अनिरुद्ध बने, फिर मुंडक बने, फिर नागदशक बने। इस वंश का हर राजा अपने पिता को मार के राजा बना, तो इसीलिए इस वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश, पितृहंता वंश। ठीक हो गया भाई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले वंश की। तो इस वंश का नाम है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में 2 राजा रहे, एक तो आपका शिशुनाग ही रहा और दूसरा कौन सा रहा, कालाशोक। तो शिशुनाग वंश में एक तो शिशुनाग ही रहा, ठीक है, तो और दूसरा कौन सा रहा, कालाशोक। तो ये 2 राजा इस वंश में रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नंद वंश की। तो नंद वंश में जो है आपके कौन राजा रहे, नंद वंश में आपके 3 राजा रहे। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे महानंदिन। ठीक है, महानंदिन। उसके बाद दूसरे थे महापद्मनंद, महापद्मनंद। ठीक है, फिर आपके अगले राजा थे धनानंद। इसी धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश बनाया था। तो यहाँ पर आए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए आपके बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आए अशोक। तो ये रहा आपका क्या, मगध के राजवंशों का इतिहास। हालांकि अभी हम कल जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे। बृहद्रथ तो इतना ही है, पुराणों के बारे में इसकी जानकारी है। पहला राजा बृहद्रथ वंश था। हर्यक वंश में
ये 6 राजा रहे, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। तो इनके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे। और फिर आपका आगे इसी तरह से अलग अलग वंश, फिर शिशुनाग वंश के बारे में, फिर नंद वंश के बारे में, फिर मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक जो है क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि नगरी क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया, तो ये किया है गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड। प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने किया है। और गार्डन चाइल्ड की एक किताब है द अर्बन रिवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है, द अर्बन रिवोल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जी सर। बहुत हो गया, पसीने पसीने हो गए।